नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि शुक्र अगर सप्तम भाव में है तो उसके जो परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। इसके पहले जो वीडियो है उसमें हमने देखा है कि शुक्र अगर पहले स्थान से लेकर छठे स्थान में उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के हो सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि शुक्र कुंडली में सप्तम भाव में है तो उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सप्तम स्थान नापा कैसे जाए या फिर कैसे हम सप्तम स्थान देखें। तो यहाँ पर आप कुंडली देख रहे हो तो यहाँ पर कुंडली में 12 भाव दिखाई दे रहे हैं। ये जो चौखट है ये 12 भाव जिसे कहते हैं या फिर 12 घर भी इसे कहते हैं। तो इसे गिना कैसे जाए, तो यहाँ पर जो स्थान है इसे प्रथम स्थान कहते हैं। तो घड़ी के जो कांटे होते हैं उसके अगर विरुद्ध दिशा में अगर आप गिनती करो तो वैसे गिनती इन ग्रहों की जाती है, स्थानों की जाती है। यहाँ पर पहला स्थान इसे हम कहते हैं। तो यहाँ से अगर आप गिनती करो बाएं तरफ से तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर सातवां स्थान इस तरह से गिनती की जाती है। और स्थानों की जो गिनती होती है वह वही इसी प्रकार से होती है। हालांकि अगर आपके सामने अगर कुंडली है या फिर आपने कुंडली देखी है तो आपने ये भी देखा होगा कि हर स्थान में अंक होते हैं या फिर आंकड़े होते हैं। तो वो जो आंकड़े होते हैं या फिर अंक होते हैं वो जो राशि होती है, मतलब 12 राशियां हैं, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के अपने अपने जो अंक होते हैं वो विशिष्ट होते हैं। मतलब मेष राशि का पहला अंक है, कन्या राशि का छठवां अंक है, या फिर धनु राशि का 9वां अंक है, मकर राशि का 10वां अंक है। तो इस प्रकार से हर एक राशि का अपना अपना अंक है और वह अंक यहाँ पर किसी भी क्रम में हो सकते हैं। हालांकि वो जो क्रम है वो डिपेंड करता है आपकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म का स्थान। इसीलिए आपकी जो कुंडली है वो बनाने के लिए यह जो तीनों बातें हैं वो महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उसी के द्वारा यहाँ पर मतलब प्रथम स्थान में आपकी कौन सी राशि आ जाएगी वो निर्धारित करती है कि आपका जो जीवन है वो किस प्रकार का होगा या फिर बाकी लोगों से किस प्रकार का हो सकता है। तो ये जो तीन बातें जो ली जाती है, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वो आपकी कुंडली तय करती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने देखा होगा कि मैंने बाकी जो ग्रह है वो नहीं लिखे हैं। अगर मैं लिखता तो आप में कन्फ्यूजन बढ़ जाती। तो जैसे मैंने कहा कि जो लगन की जो राशि है वो अलग अलग हो सकती है। प्रथम स्थान में जो जिसे लगन स्थान भी कहा जाता है। अब इसे लगन स्थान क्यों कहा जाता है इसके बारे में जो पहला वीडियो है शुक्र प्रथम स्थान में उस वीडियो में हमने डिटेल में बताया है कि इसके लगन स्थान क्यों कहते हैं। लेकिन इसका लगन और आपका मतलब हर किसी व्यक्ति का जो विवाह या फिर लगन होता है इसका कोई संबंध नहीं होता। यह लगन की जो व्याख्या है वो थोड़ी अलग होती है। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सप्तम भाव में अगर शुक्र है तो उसके मायने क्या होते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। पहले तो देखिए कि सप्तम भाव ये शुक्र का अपना ही भाव है, क्योंकि शुक्र से विवाह देखा जाता है, पति पत्नी का सुख देखा जाता है, काम सुख देखा जाता है। तो इसी वजह से यह जो स्थान है शुक्र का वो उसका प्राकृतिक स्थान है। तो यहाँ पर जो शुक्र है वो काफ़ी अच्छी तरीके से गुण दे सकता है या फिर अपने जो परिणाम है वो दे सकता है। जैसे हमने षष्ठ भाव के बारे में कहा था या फिर तृतीय भाव के बारे में भी थोड़ा बहुत वैसे है कि जो तृतीय और षष्ठ भाव है, खास करके षष्ठ भाव, वो शुक्र के कला गुण के लिए इतना पोषक नहीं है। लेकिन ये जो सप्तम भाव है वो शुक्र के लिए बहुत ही अच्छा देखा जाता है। यहाँ पर अगर आपका शुक्र है तो फिर आपको पत्नी सुख, पति पत्नी का जो सुख है, विवाह सुख है या फिर काम सुख जिसे हम कहते हैं, जो कि महत्वपूर्ण भी होता है, वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिलता है। आपको जो पत्नी है वो गुणवान मिलती है, सुंदर मिलती है, अच्छे घराने से वो मतलब ताल्लुकात रखती है, अच्छे घराने की होती है, उत्तम गृहिणी जिसे हम बोलते हैं उस व्याख्या में आने वाली होती है। जैसे कि घर का काम अच्छी तरीके से करती है, उसका जो स्वभाव होता है, नेचर होता है, वो काफ़ी अच्छा तरीके से होता है। पति पत्नी में जो संवाद होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, हार्मनी अच्छी तरीके से देखी जाती है, सामंजस्य की जो भावना होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है, जो कि अब शादी में या फिर प्रेम में या फिर विवाह के बंधन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब जो मैच्योरिटी होती है वो पत्नी की काफ़ी अच्छी तरीके से देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आजकल के ज़माने में ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है कि विवाह कब होगा। तो शीघ्र विवाह होता है। हालांकि हर एक समाज में विवाह की जो लिमिटेशन होती है, मर्यादा होती है, वो अलग अलग होती है। मतलब किस
कौन से उम्र में शादी होनी चाहिए, वो हर एक समाज के अलग अलग होती है। अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो हर एक समाज के अलग अलग होते हैं, लेकिन यह तो कहा जा सकता है कि माँ बाप की चिंतित करने वाला जो समय है वो समय नहीं आता, उससे पहले ही जो शादी है वो हो जाती है। अगर आपका सप्तम भाव में आपके सप्तम भाव में अगर शुक्र है तो विवाह के बाद इनका भाग्योदय हो जाता है। मतलब सप्तम भाव में देखिए, जो शुक्र ग्रह है वो अपने आप में आपको सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला है। मतलब पैसे देने वाला है, या फिर अधिभौतिक सुख देने वाला है, पत्नी का सुख देने वाला, जैसे मैंने कहा काम सुख वगैरह देने वाला है। तो ये सप्तम भाव में होने के कारण जब आपका विवाह हो जाता है तो विवाह के बाद आपका जो भाग्योदय है वो काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाता है। अगर पुरुष के पत्रिका कुंडली में या फिर पत्रिका में सप्तम भाव में शुक्र है तो वो पत्नी के जल्दी अधीन हो जाता है, यह बात ज़्यादा देखने को मिलती है। और जिनके सप्तम भाव में शुक्र है उनके जो जवानी के जो साल होते हैं, मतलब जवानी अगर हम देखें तो करीबन 17-18 साल से लेकर 32-35 साल का जो पूरा स्पैन है, करीबन 17-18 साल का, वो काफ़ी अच्छी तरीके से गुजरता है। मतलब यह ग्रह ही वैसा है कि आपको अधिभौतिक सुख या फिर इस मतलब आपका जो समय है इसमें यह जो सुख जो मिलना जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो सभी प्रकार के सुख मिलते हैं। देखिए, सुख मिलने में भी काफ़ी मतलब अलग अलग बातें होती है, फिर महसूस करना सुख, इसके भी काफ़ी अलग अलग अंदाज होते हैं। अगर आपको सुख आपके 45-50 साल के बाद मिल जाए तो उसके कोई मायने नहीं होते, क्योंकि वो आप अच्छी तरह से उपभोग नहीं ले सकते। आपका जो शरीर है, मन है, वो पूरी तरह से मैच्योर्ड हो जाता है, फिर आप उसका उपभोग नहीं ले सकते। लेकिन अगर जो अधिभौतिक सुख है या फिर इंद्रिय सुख जो हम कहते हैं, वो अगर आपको 17-18 साल से लेकर करीबन 35 साल तक अगर मिल जाए तो उसकी जो व्याख्या होती है वो काफ़ी अलग होती है, मन को सुखासीन का बना दे जाती है, या फिर समाधान आपको वो मिलता है। तो उसी प्रकार का जो समाधान है वो अगर आपके सप्तम भाव में शुक्र है तो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। अगर इस शुक्र के साथ रवि और चंद्रमा है तो जो मिलने वाली जो पत्नी है वो काफ़ी सुशील और सुंदर होती है, बहुत ही सुंदर होती है। अगर किसी व्यक्ति के या फिर पुरुष के सप्तम भाव में शुक्र के साथ अगर रवि चंद्र है तो जो मिलने वाली जो उसको जो भार्या है या फिर पत्नी है वो काफ़ी सुशील और सौंदर्यवान काफ़ी होती है। अगर यहाँ पर शनि है तो विवाह जो है वो विलंब से हो सकता है, मतलब विवाह में काफ़ी देरी हो सकती है। जैसे इसके पहले मैंने कहा कि ऐसी बात आ सकती है, ऐसी नौबत आ सकती है कि माँ बाप को सोचना पड़ सकता है कि विवाह कब होगा, या फिर ज्योतिष के पास जाना होगा, उनसे पूछना होगा कि विवाह कब होगा, कैसे होगा। तो यहाँ पर अगर शनि है तो विवाह विलंब से हो सकता है। लेकिन उसकी दूसरी अच्छी भी पॉजिटिव भी एक साइड है कि जो मिलने वाली पत्नी होती है वो काफ़ी मैच्योर्ड होती है और शांत होती है। देखिए, और पत्नी के बारे में भी वो शांत होना, मैच्योर्ड होना काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, तो वो बात हो जाती है। और जिम्मेदारी लेने वाली होती है पत्नी, और पति पत्नी में किसी भी प्रकार के झगड़े या फिर अनबन नहीं देखी जाती, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वैचारिक भी होती है, जैसे मैंने कहा कि मैच्योर्ड होती है। तो यह बात होती है कि अगर सप्तम भाव में शुक्र के साथ शनि है। अगर सप्तम भाव में शुक्र है और प्रथम भाव में हर्षल, मंगल, राहु, केतु के जैसे ग्रह हो तो जो आपका जीवन है वो वैवाहिक दृष्टा अशांत हो सकता है, क्योंकि इसके सामने वाले जो ग्रह है, सामने वाले जो भाव है, उसमें जो भी अगर अशुभ ग्रह है या फिर पाप ग्रह जिसे हम कहते हैं वो अगर है, जैसे मैंने अभी गिनवाए मंगल, हर्षल, राहु, केतु जैसे ग्रह हो, तो वो सीधे सीधे दृष्टि आपके सप्तम भाव पर या फिर शुक्र पर उनकी होती है, जिसकी वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो अशांत होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं या फिर अशांत हो भी जाता है। अगर शुक्र के साथ अगर नेपच्यून है तो उनका पति पत्नी में आकर्षण और प्रीति जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। उनकी जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। मतलब वो जो अट्रैक्शन होता है वो फिजिकल लेवल पे नहीं होता, शारीरिक लेवल पे नहीं होता, लेकिन मन से वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं कि वो खुद वही जान सकते हैं उनमें कितनी अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा होती है। एक दूसरों पर एक विश्वास होना, अट्रैक्शन होगा, वो मैग्नेटिक होता है और वो शब्दों के परे होता है, आप उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जैसे कि कई जो स्त्री वर्ग होता है वो वही चाहता है कि उनके जो पति है वो उनके साथ विचारों से, मन से, भावनाओं से बहुत ज़्यादा जुड़े होने चाहिए। तो अगर सप्तम भाव में शुक्र और नेपच्यून है तो इस प्रकार का जो अट्रैक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है। उसी प्रकार अगर सप्तम भाव में ही
शुक्र के साथ राहु केतु हो तो फिर वैवाहिक जीवन थोड़ा अलग सा हो सकता है। दो विवाह हो सकते हैं, या फिर वैवाहिक जो अट्रैक्शन होता है वो अलग तरीके से हो सकता है। किसी और जाति या धर्म में विवाह होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं, या फिर जो वैवाहिक असमानता दिखती है, या फिर आपका जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपसे बहुत ज़्यादा ऊंचा हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा नाटा भी हो सकता है। हालांकि हमारा यही भाव होता है कि जो अगर पति से जो पत्नी है वो थोड़ी सी कम होनी चाहिए, लेकिन अगर आपके सप्तम भाव में शुक्र के साथ अगर राहु केतु जैसे ग्रह हो तो इसमें थोड़ी असमानता दिख सकती है। तो ये बात होती है। अगर सप्तम भाव में शुक्र के साथ हर्षल है तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हैं। और दूसरी एक बात भी नज़र आती है कि अगर शुक्र के साथ हर्षल आपके सप्तम भाव में है तो आपका जब विवाह होने वाला है तो फिर ऐसी कोई बात बन जाती है, या ऐसी कोई बहुत बड़ी बात उभर कर सामने आती है जिसकी वजह से विवाह टल जाना या फिर विवाह में बहुत बड़े कॉम्प्लिकेशंस आना, ये बात हो जाती है। इसी के साथ जैसे मैंने कहा कि सप्तम भाव में हर्षल, इसके साथ तृतीय भाव, यह तृतीय भाव है 1 2 3, तृतीय भाव में अगर अच्छे ग्रह तृतीय भाव, या फिर यह एकादश भाव है, या फिर 11वां भाव है, या फिर इसे लाभ स्थान भी कहते हैं। इसके बारे में जो आगे का जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगा कि यहाँ पर जो अगर लाभ भाव में अगर कोई ग्रह है, या फिर तृतीय भाव में अगर ग्रह कोई अच्छे ग्रह है, शुभ ग्रह जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि चंद्र गुरु या ऐसे अगर शुभ ग्रह है, तो फिर यह जो शुक्र की जो अपनी जो शक्ति होती है वो काफ़ी बढ़ती है। तो फिर आपको जो वैवाहिक जो समाधान है, वैवाहिक सुख जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिल सकता है। तो ये बात होती है। उसी प्रकार द्वितीय भाव में और व्यय भाव में अगर कोई पाप ग्रह है तो भी आपका जो वैवाहिक सुख है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। मतलब यहाँ पर अगर यहाँ पर या फिर यहाँ पर मंगल, हर्षल, राहु, केतु जैसे ग्रहों की अगर जोड़ी है, मतलब यहाँ पर मंगल राहु है, या फिर मंगल केतु है, या फिर मंगल हर्षल है, इसी प्रकार यहाँ पर है, व्यय भाव में भी है, तो भी आपका जो वैवाहिक सुख, यहाँ पर कितने भी अच्छे ग्रह हो, यहाँ पर अगर कोई बुरे ग्रह हो या फिर पाप ग्रह हो तो भी, या फिर अशुभ ग्रह जैसे हम कहते हैं हो, तो फिर आपका जो वैवाहिक सुख है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। उसी प्रकार अगर यहाँ पर शुक्र अच्छे मतलब अच्छे इससे अच्छे ग्रहों के साथ है, अच्छे राशि में है, या फिर अच्छे योगों के साथ है, तो भी अगर आपका जो वैवाहिक सुख है वो तो अच्छा होगा ही। उसी प्रकार मतलब अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हो तो भी वो बिजनेस जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और अच्छा साबित हो सकता है, शुभ साबित हो सकता है। पार्टनरशिप के जो भी बिजनेस हैं आपके लिए काफ़ी लकी साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ये था शुक्र अगर आपके सप्तम भाव में है तो उसके मिलने वाले परिणाम। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।